अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अफगान जिलेबी माइकल सीजरियो डी सांता और मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि ये वीडियो बहुत लेट पब्लिक होगी शायद, लेकिन बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बनाया। तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी कैसे बनाई है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने जब उसको छानबीन की है तो मुझे कुछ पॉइंट बहुत अजीब लग रहे हैं। तो उस पॉइंट में कवर करना चाहती हूँ। आपकी इजाज़त हो तो कब मुझे कवर करने दीजिए। अ, है तो कुछ वह पॉइंट जो है जो मैं रोस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे है जैसे आपको पता है कि इंडिया की नए न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के मुताबिक जो फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड प्री जो फाउंडेशनल पार्ट होंगे वो प्री स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड फर्स्ट, प्री प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकंड, स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड स्टैंडर्ड सेकंड पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। बस उन्हें ये सिखाया जाएगा कि कैसे हम यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम हैं तो हम हमें बस ये सिखाया जाएगा कि कैसे हम माँ बापों के साथ अच्छे बिहेव करेंगे, कैसे हम टीचरों के साथ बिहेव करेंगे, कैसे हम दुश्मनों के साथ बिहेव करेंगे और कैसे हम अ, अपने अच्छे पड़ोसियों के साथ बिहेव करेंगे और कैसे हम क्राइम को रोक सकते हैं। अ, है इसे अच्छे बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है फर्स्ट वहाँ पे बस यहाँ स्टैंडर्ड और बस एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। बस थोड़ी सी बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए। थोड़ी सी बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए और वो है अलजबरा। अलजबरा स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड स्टैंडर्ड सेकंड में अगर पढ़ाई की जाए तो ये काफ़ी अच्छी बातें हैं। और बांग्लादेश में स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक हमें अच्छी पढ़ाई हो, हमें बस अलजबरा ही सिखाना चाहिए। तो है, लेकिन बांग्लादेश में अभी क्या हो रहे हैं, तो बांग्लादेश में जो फर्स्ट आप क्लास 5 से स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड से अलजबरा स्टार्टिंग बेसिक अलजबरा की जा रही है, जबकि अब तक एडवांस अलजबरा सिखाना चाहिए था। तो खैर देर आए दुरुस्त आए। तो मैं चाहती हूँ कि स्टैंडर्ड जहाँ सिर्फ अर्थ अर्थ अरिथमेटिक मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, वहाँ पे अलजबरा पहले से ही सिखाया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप मैं यहाँ पे बात करूँगी दूसरे पॉलिसी पर। तो वो है क्लास 6 से
जो एजुकेशन क्लास 6 से कोडिंग की है। ओके, आज तो इस पार्ट में मैं बात करूंगी, क्या बात करूंगी आपको तो पता ही है। तो हाँ, अगर आपको पता तो कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के मुताबिक क्लास 6 से कोडिंग सिखाया जाएगी। तो यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इंक्रीमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बाइनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सिखाया जाएगी। तो ये तो हम हमें तो खुश होना चाहिए कि यहाँ पे हमें बस तो खुश होना चाहिए कि पहले हम यूनिवर्सिटी लेवल पे कोडिंग सीखते हैं। इसके वजह से हम इंजीनियर होकर भी ढंग से कोडिंग नहीं सीख पाते हैं। लेकिन अब हम स्कूल लेवल में कोडिंग सीखेंगे और बहुत अच्छी तरह से हम एप्लीकेशन बना पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन रोस्टिंग का पॉइंट ये है, क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो इसको समझाने के लिए अ, हमें बस कुछ देर की इंतजार करनी है। तो स्टीव जॉब्स 20 साल की उम्र में एप्पल कंपनी को तैयार किया था, जो कंप्यूटर अर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल सेट और टैबलेट सेट बनाता है। और आज आज वर्ल्ड वाइड सेफेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल को माना जाता है। तो है, मैं अमेरिका की मिसाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे और मार्क और दुनिया की दूसरी अमीर इंसान बिल गेट्स, जो बहुत कई सालों से सबसे अमीर इंसान थे। तो यहाँ पे तो उसके उन्होंने उनकी जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन जो है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो वो तब बना था जब बिल गेट्स की उम्र करीब 20-21 साल की थी। और मार्क जुकरबर्ग, जिनकी फेसबुक हम बहुत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सोशल कनेक्शन के लिए, तो उन फेसबुक सन 2004 में शुरू हुआ था। और सन 2004 में फेसबुक फेसबुक की जो फाउंडर सीईओ मार्क जुकरबर्ग, उनकी उम्र थी सिर्फ 20 साल। यहाँ पे और यूट्यूब का जो फाउंडर था, तीनों फाउंडर, तो यूट्यूब सन 2005 में यूट्यूब का स्टार्ट हुआ था। तो उस वक्त उनका उम्र लगभग 25-26 साल का था। तो जब मैं जो मिसाल दे रही हूँ अमेरिका की दे रही हूँ, तो अमेरिका जब अमेरिकन्स दो
जवानी की उम्र में कोडिंग प्रोग्रामिंग बना रहा है, कोडिंग कर रहा है। और जवानी की उम्र में जब अमेरिकन्स बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर कंपनी और कंप्यूटर एप्लीकेशन को संभाल रहा है, तो थर्ड स्टैंडर्ड स्कूल से कोडिंग सीखने से हमें कौन रोक रहा है? मुझे पता है कई सारे प्रॉब्लम्स खड़े होंगे, कई सारे बच्चे ऐसे भी हो, कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि बाप ही चाइल्ड लेबर का केस करेंगे, या फिर कोडिंग सीखने चाइल्ड लेबर का केस करेंगे, या फिर खेलने कूदने की ये कहेंगे कि खेलने कूदने की उम्र में कोडिंग क्यों सिखा रहे हो भाई? इस उम्र में अगर कोडिंग नहीं सीखोगे तो बड़े बड़े एप्लीकेशन आप कैसे तैयार करोगे? तो जहां अमेरिका 20 साल की उम्र में को बड़े बड़े एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश के बैठकर हम ज़्यादा इंसान हमने तो बस ये देखकर बैठे हैं कि हमें ये देखकर बैठते हैं कि हम करें तो करें क्या? तो हम जहाँ वो अमेरिकन कोडिंग सीखने वाले हैं, वहाँ हम बांग्लादेश के इंसान सिर्फ खेल कूद कर जिंदगी बिताने वाले हैं। और जब उम्र 25 साल का उम्र है तब नौकरियाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन नौकरी तब तक नौकरी करने के लायक पढ़ाई ही नहीं करते। तो ये बहुत हमारे लिए नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं बांग्लादेश की में रहती हूँ, मैं खुद मुझे पता है कि मैं बांग्लादेश में जब कोडिंग सीख रही थी तब तक मैं बैचलर डिग्री पढ़ाई कर रही थी। तो बैचलर के उस वक्त हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोडिंग कैसे सीखा जाए। और फाइनल ईयर में कई सारे दोस्तों की मदद से कोडिंग सीखनी पड़ रही है। और मेरे कई सारे दोस्त हैं जो सोर्स कोड का अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए सोर्स कोड खरीदने की नौबत आ गई है कि कहाँ से सोर्स कोड खरीदा जाए। जहाँ हमें सोर्स कोड बनाना चाहिए था, वहाँ हमें सोर्स कोड खरीदना पड़ रहा है। तो ये है हालत। तो हालत अब बदतर से बदतर हो गई है। और इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ जो थर्ड स्टैंडर्ड से जो पढ़ाई चालू हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो थर्ड स्टैंडर्ड से ही कोडिंग सिखाया जाए, ताकि हमें कम से कम हमें देखने तो मिले कि हमारे आने वाली जनरेशन कम उम्र में बड़े बड़े एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं। तो है, और क्या पता सुंदर पंचायत जैसे टैलेंटेड इंसान भारत की एप्लीकेशन के लिए काम करने लग जाए, और वही से भारत दुनिया जो साउथ एशिया दुनिया में साइबर टेक्नोलॉजी में लीड करें।
अब मैं बात करूंगी पार्ट सी में। आप देख ही सकते हैं पार्ट सी के में टॉपिक क्या है। ओ, मैं बांग्लादेश में रहती हूँ और बहुत सारे एरिया में देखती हूँ कि एक छोटे बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बन के काम करने पड़ते हैं, जहाँ वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की उम्र हो जाए। तो फिर भी वो अच्छी से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम हैं जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर साइंस की स्ट्रीम लेकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन है ना, जो साइंस के स्ट्रीम में पढ़ाई लिखाई कर के भी, तो जब बैचलर मास्टर्स कंप्लीट कर पाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म में हम आती ही नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो तो यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, वो अच्छे मैकेनिज्म कर पाते हैं, लेकिन हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो नौकरी मिलते हैं तो सही, और नहीं मिलते हैं तो हमें जिंदगी भर बेरोजगार बन के रहना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सिक्स स्टैंडर्ड से ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म शुरुआत हो, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म करिकुलम में आए, ताकि हम आगे आगे की जनरेशन के बाद स्टूडेंट अच्छे से मैकेनिज्म कर पाते हैं। और मैकेनिज्म करके हम बहुत खुद के लिए अच्छे रोजगार कर पाते हैं, ताकि आने वाले वक्त जनरेशन को अपनी अम्मी और अब्बी की पैसे से स्कूल की फीस देना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद की स्कूल की फीस देने लायक खुद की इनकम होगी। तो ये थी यहाँ पे बात। अब मैं तो पार्ट बी और पार्ट सी साइंस स्ट्रीम के लिए तो कह रही हूँ। अब मैं बात करूँगी पूर्ण तीनों स्ट्रीम के बारे में बात। चलिए देखते हैं। अब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी टोके 20 के मुताबिक, जो एक स्ट्रीम की स्टूडेंट को अपनी स्ट्रीम की पढ़ाई कंपलसरी तो होती है, लेकिन अगर वो चाहे तो दो उसके अपनी स्ट्रीम के कंपल्स पढ़ा हर कोर्स पढ़ाई करने के साथ साथ दूसरे स्ट्रीम की कंपलसर दूसरे स्ट्रीम के कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं, और वो भी वो ऑप्शनल कोर्स के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन हमें मतलब साइंस कोर्स के जो स्टूडेंट पढ़ाई हो, तो हाँ, साइंस कोर्स की पढ़ाई में ऑप्शनल कोर्स है। सॉरी, साइंस को हम अगर साइंस स्ट्रीम में हो तो कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम के कोर्स को ऑप्शनल कोर्स की हैसियत से हम ले सकते हैं। तो हमें
हमें कोई टेंशन नहीं है अपनी कोर्स की पढ़ाई के हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस स्ट्रीम है होकर भी कुछ साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस स्ट्रीम की हो तो साइंस के स्ट्रीम की हर कोर्स आप पढ़ाई करना आपको जरूरी है। आप अगर चाहें तो कॉमर्स स्ट्रीम की कोर्स या फिर आर्ट्स स्ट्रीम की कोर्स को ऑप्शनल कोर्स के साथ ले सकते हैं, ताकि तीनों स्ट्रीम में डिस्क्रिमिने बिहेवियर में डिस्क्रिमिनेशन या फिर रेसिज्म ना हो। आप में ये थी छोटी मोटी वेयर पॉइंट है जो एक्सेप्टेबल, लेकिन सबसे वेयर पॉइंट जो है वो है ये है कि जो साइंस स्ट्रीम के लिए तो फिजिक्स है, आईसीटी कंप्यूटर साइंस है, और केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी भी है। दूसरी तरफ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए अकाउंट्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, तो अकाउंट बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ताकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सके। तो आर्ट स्ट्रीम में तो इसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आर्ट स्ट्रीम में। तो आर्ट स्ट्रीम में जो है वो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है स्टेट साइंस, सोशोलॉजी है। लेकिन वहाँ पे जो सिखाया जाता है वो आर्ट स्ट्रीम में वो है रिलीजियन। तो हम रिलीजियन क्लास 3-4 में सही चलता है, क्योंकि हम मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए 3-4 कुरान 3-4 काफ़ी है, और 3-4 सूरा काफ़ी है। हम कैसे नमाज पढ़ते हैं वो भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो 9 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक अगर रिलीजन में मिलता है वो ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको रिलीजन सिखाया जाता है तो हो सकता है कि कई सारे बातें ऐसी हो जो आपके सामने झूठ आपके सामने बताएगा कि जो आप साइंस की दुनिया में सीख रहे, जो हिस्ट्री सीख रहे हो वो झूठ है। ऐसा भी ऐसे रिलीजियन नॉलेज बुक्स कोर्स में होता है। मेरी सहेली का जो बेटी काजिन्स है और सहेली का जो बेटा है, उन्होंने बांग्लादेश में पढ़ाई की है। तो बांग्लादेश में क्लास 9-10 कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये यानी कि 9 स्टैंडर्ड, हमारी भाषा में 9 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड और की में से 9 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड उनका मैंने बताया था मैंने पहले ही बताया था कि उसका नाम कैसर है। तो कैसर को मैंने पढ़ाया था, कैसर के साथ मैंने बात की थी। उन्होंने देखा तो बताया कि स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 तक प्राइमरी हायर सेकेंडरी चलते हैं। स्टैंडर्ड 10 तक सेकेंडरी चलते हैं, और स्टैंडर्ड 11 और स्टैंडर्ड 12 से हायर सेकेंडरी चलते हैं।
तो उनकी स्कूल तो स्टैंडर्ड 10 तक ही था। तो वहाँ पे तो इस्लामिक नॉलेज को नाम की एक कोर्स है। वहाँ पे है आखिरी चैप्टर पे, यानी कि आखिर लास्ट चैप्टर यानी कि आखिरी पन्ना पे ये लिखा है कि मैथमेटिक्स की इजाद की थी अलजीबर ने, जबकि हमने पढ़ा था तो जेपनिस्टी ने। तो क्या क्या जो जियोमेट्री उनका इजाद किया था अल खरिस्मी है। जबकि हमने जाना है कि जियोमेट्री में पिथागोरस बहुत सारे योगदान दिए हैं। जियोमेट्री में आर्किमिडीज और पिथागोरस ने बहुत सारे योगदान दिए हैं। तो उसके बाद फिजिक्स में लिखा गया, उस वक्त लिखा था कि ग्रेविटी लॉ, फिजिक्स के जो ग्रेविटी लॉ है उनकी इजाद की है हसन इब्ने हैसम, आइजैक न्यूटन ने ही। इतना बड़ा झूठ वो तो कैसे सिखा सकता है? अगर हसन इब्ने हैसम ने सीखा होता तो इन ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में हसन इब्ने हैसम के नाम पे ही फिजिक्स चला होता। लेकिन जो बेसिक फिजिक्स है वो किसके नाम पे है? वो आइजैक न्यूटन के नाम पे है। तो है दूसरी बात, आज हसन इब्ने हैसम ने ये रोशनी का खुलासा की थी। लेकिन रोशनी की जो 4 थ्योरी है उनमें से आखिरी 3 थ्योरी का जो है ईथर थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्वांटम थ्योरी, तीनों का इजाद करने वाले है सीक्वेंसली मार्क ईथर, माइकल प्लैंक, मैक्स प्लैंक और मैक्स वेल। और क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एल्बर्ट आइंस्टाइन रोशनी की उस एटम का नाम रखा है फोटोन। लेकिन जो पहली थ्योरी है वो जो है एटम थ्योरी, उसको किसने इजाद की थी? आइजैक न्यूटन ने। तो अगर तो आप बताइए, हसन इब्ने हैसम आइजैक न्यूटन के 500 साल पहले के जमाने के इंसान थे। लेकिन हसन इब्ने हैसम जो है वो फोटोन की जो बेस्ट थ्योरी है उनकी इजाद क्यों नहीं की? तो कुछ तो घोटाला है। और हकीकत में हसन इब्ने हैसम ने आइजैक न्यूटन ही बेसिक फिजिक्स का इजाद किया था। ओके, हाँ, तो अगर आप किसी रिलीजियस अगर किसी मुसलमान को कह दे जो रिलीजन को ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसको अगर हम कह दे कि बताओ तो 1 मिलियन इलेक्ट्रो वोल्टेज की रफ्तार में चलने लायक कोई ओके 1 मिलियन वोल्टेज की बिजली की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा होंगे कि नहीं, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दो।
हो, तो वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं, फोटोन इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छी के से पता ही नहीं होता। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो काइनेटिक रिलेटिव थ्योरी है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। उसको ये नहीं पता है कि रिलेटिव थ्योरी ही क्या है। खैर, है। तो ये तो थी रिलीजियस कोर्स के बारे में। तो बांग्लादेश में मेरी काजिन अभी भी बांग्लादेश की एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो उनके सहेली, उस काजिन की सहेली भी आर्ट्स की स्टूडेंट है। तो उसको मैंने बताया था कि तुम्हारी स्ट्रीम में मैजिक कोर्स नाम की कोर्स क्यों नहीं है। तो उन्होंने इत्मीनान से बताया था कि मैजिक कोर्स हम यहाँ पे इजाद ही नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे धर्म में वो हराम है, है। जबकि हकीकत ये है कि मैजिक कोर्स के वजह से आप कई एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस मैजिशियन बनेंगे तो आप एडवांस अगर आप एडवांस मैजिशियन बन गए तो एडवांस मैजिक के वजह से आप कई सारे काम अमल आसानी से कर सकते हैं, जो बिना मैजिक के करना इतना मुश्किल है कि नामुमकिन का बराबर। और और तो हमें ऐसा करना, इंटर स्ट्रीम की सिस्टम अगर लागू ही कर रहे हैं तो आप ये सिस्टम लागू कर लीजिए। अगर किसी आर्ट्स स्ट्रीम के बाहर के लोग, जैसे साइंस स्ट्रीम के लोग या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के लोग अगर आर्ट स्ट्रीम के कुछ कोर्स लेंगे तो उसके लिए मैजिक कोर्स कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि मैजिक से हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो आर्ट स्ट्रीम से तो वैसे ही कोई फायदा तो होता नहीं। फिर भी अगर आर्ट स्ट्रीम को ही चूज करना है तो मैजिक स्ट्रीम ही ले लो ना। तो आप हाँ, मैजिक कोर्स ही ले लो। और आर्ट स्ट्रीम से रिलीजियन को हटाना चाहिए अगर है, क्योंकि आर्ट स्ट्रीम जनरल नॉलेज एजुकेशन की आर्ट स्ट्रीम में रिलीजियस का कोई काम नहीं ही। हाँ, क्लास 3-4 में, क्लास 1 क्लास 2 में हम अगर रिलीजन सिखाना चाहते हैं तो आप रिलीजन भी सिखा सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसके बाद स्टैंडर्ड 3 से किसी भी कीमत पर आप रिलीजन को नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में रिलीजियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम टॉपिक ही रिपीट ही रिपीट करनी पड़ेगी कई बार। तो इसके हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, लेकिन अगर आप रिलीजियन से बिलोंग करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। रिलीजियन है तो उसके लिए आपको गुरुकुल से की तालीम लेनी होगी। तो
मैंने खुद देखा है कि मैंने खुद देख रही हूँ कि रिलीजन के नाम पे एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ रेसिस्ट कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं अगली पॉइंट पे आती हूँ। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से पॉइंट अच्छी पॉइंट है। चलिए देखते हैं। बाहर में पावन चल रहा है। तो क्या ना, इस आप पार्ट डी के लिए क्लास स्टैंडर्ड 9 से स्टैंडर्ड 12 की हर जगह में बस 2 फाइनल एग्जाम होंगे। एक स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में 2 होंगे। हाँ, तो ऐसा है क्या? तो मैं यहाँ पे उम्मीद मैं गवर्नमेंट से हर साउथ एशियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट, में हर गवर्नमेंट को से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड 9 में तो 2 मेन एग्ज़ाम हो, और स्टैंडर्ड 12 पे 2 मेन एग्ज़ाम हो, और स्टैंडर्ड 10 पे 2 मेन एग्ज़ाम हो, और स्टैंडर्ड 12 पे 2 मेन एग्ज़ाम हो। यानी कि ओ लेवल के हिंदी मीडियम के ओ लेवल के एग्ज़ाम में तो हर मेन एग्ज़ाम जो है वो 25 मार्क्स की हो। और हो और यहाँ पे ताक यानी कि जो 8 मेन एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे हो, ताकि हम अच्छी से पढ़ाई कर पाए और हम पढ़ाई की तरफ इस वक्त पूरी तरह से अपना कंसंट्रेट करें। क्योंकि कई सारे को देख रही हूँ कि पढ़ाई के पे उसका कोई कंसंट्रेशन तो है नहीं, तो उसके है तो खेल कूद के रही जिंदगी बिताते हैं। ओ हाँ, हाँ, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स की भी टू टू एग्ज़ाम में भी होना चाहिए। तो खैर, जो पढ़ाई करने वाले हैं उनको अगर 8 महीने एग्ज़ाम मिले तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उसके लिए मैं बहुत खुश होंगी। खैर, तो यहाँ पे आज के लिए बस इतनी सी कह रही हूँ। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं पसंद आए तो कमेंट किए, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको शेयर लगातार शेयर करनी होगी, और आपको ये शेयर करने वक्त आपको लगातार शेयर करनी होगी, और ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और इसी के साथ मैं यहीं पर वीडियो छोड़ देती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो तक आने तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलती हूँ, मिलती हूँ, और आप एंडिंग लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। करती हूँ तुमसे प्यार में बल्ला, तू मेरा दिलदार है बल्ला।
तारे झूमे चंदा झूमे